स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तराखंड। इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तराखंड का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट को। देखेंगे कि वहाँ कौन कौन लोग किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तराखंड जैसे बाकी कंट्री के स्टेट है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑपरेट करता है पार्ट 6 आर्टिकल 152 टू सेक्शन 237 के अंदर ये आता है। 9 नवंबर को 2013 हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स को कट करके फ्रॉम यूपी उत्तराखंड एक इंडियन रिपब्लिक स्टेट बना, 27th स्टेट बना इंडिया का। उसके बाद 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से इसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। उस टाइम यहाँ के जो सीएम थे वो थे एनडी तिवारी। एनडी तिवारी उस टाइम यहाँ के सीएम थे। इसके बाद इसमें हम देखेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो मेन काम होता है वो होता है गवर्नर का। गवर्नर, अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी उसमें आपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो सारी चीज़ें अगर पढ़ी होंगी तो उसी तरह स्टेट में भी गवर्नर का वही रोल रहता है जो इंडिया में प्रेसिडेंट का रोल रहता है। जिस तरह प्रेसिडेंट भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है कंट्री का, वैसे ही गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का। गवर्नर फर्स्ट सिटीजन होता है स्टेट का, वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट क्या होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो ये भी फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट होता है। एंड गवर्नर के जितने भी पावर है, फंक्शंस हैं, वो सारे अंदर आते हैं 153 टू 162 आर्टिकल के अंदर आते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती है उनका चांसलर भी गवर्नर ही होता है। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट फॉर 5 ईयर के लिए इसे अपॉइंट किया जाता है गवर्नर को। अब इसके जो क्वालिफिकेशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? गवर्नर बनने के लिए फर्स्ट चीज़ ये है कि उनको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स उनकी एज होनी चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, किसी भी उसमें काम नहीं करने वो होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ ये है कि प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट भी करता है एंड उसे कभी भी जब उनका मन करे वो ऑफिस से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं गवर्नर के बारे में। एंड गवर्नर लेजिस्लेचर का भी पार्ट होता है। गवर्नर चाहे तो कोई भी सेशन को डिसॉल्व कर सकता है, कोई भी मीटिंग को बुला सकता है। साथ में गवर्नर के पास मर्सी पावर होती है जो कि आर्टिकल 161 के अंडर है। इसमें यह है कि वो ये माफ़ कर सकता है, पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन इसमें फांसी देने की सज़ा गवर्नर के हाथ में नहीं होती, जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। बाकी जितनी पावर्स है वो ये यूज़ कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164, इसमें गवर्नर क्या करता है? सबसे पहले एक सीएम को अपॉइंट करता है और सीएम की एडवाइस पे यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं स्टेट के। ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी होते हैं स्टेट के, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, एंड ये एग्जीक्यूटिव को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कनेक्ट करके रखने का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का भी वही सेम फंक्शन रहता है जो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है इंडिया का, इसके बाद बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की। चीफ मिनिस्टर के फंक्शंस वैसे ही होते हैं जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। चीफ मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, सारा कुछ एडवाइस प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से लेता है, लेकिन करता कौन है? प्राइम मिनिस्टर करता है, राइट। सो वैसे ही चीफ मिनिस्टर भी रियल हेड होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव का।
इसी के अंडर सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। सबसे पहले गवर्नर सीएम अपॉइंट करता है एंड इसकी एडवाइस से बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्रेटेरिएट। इसको हिंदी में सचिवालय बोला जाता है। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो यहाँ पे बैठते हैं। और ये लोग क्या होते हैं? ये लोग होते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं स्टेट के, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्साइज एंड टैक्सेशन, फाइनेंस, होम, पंचायती राज, फॉरेस्ट, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट। ये सारे डिपार्टमेंट जो है वो इसके अंदर आते हैं। इसका जो पॉलिटिकल हेड होता है डिपार्टमेंट का, वो मिनिस्टर्स होते हैं एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो सेक्रेटरीज होते हैं इसके। ओके, जो मेनली इसका सेक्रेटरी बनता है वो आईएएस ऑफिसर होता है। अब जो सेक्रेटरीट होता है, इसके ऑफिसर्स जो होते हैं वो एक फिक्स टेन्योर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अंदर एक सेक्रेटरी होता है, एक स्पेशल सेक्रेटरी होता है, एक जॉइंट सेक्रेटरी होता है एंड एक डिप्टी सेक्रेटरी होता है। इसके अलावा इसमें अपर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड अदर एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, जैसे कि सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क, स्टेनोग्राफर, वर्कर्स जो होते हैं वो सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं। ओके, इसके बाद इसके फंक्शंस क्या होते हैं? सचिवालय के फंक्शंस ये होते हैं कि ये फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट में पॉलिसीज़ बननी है, प्रोग्राम्स लाने हैं, वो ये फॉर्मुलेट करता है। उसके बाद इसका काम एक और होता है बजट बनाने का। ये बजट प्रिपेयर करता है स्टेट का एंड ये कंट्रोल करता है सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर को। उसके बाद थर्ड है मेकिंग लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये काम भी सेक्रेटरीट का होता है। उसके बाद ये फोकस करते हैं ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बाय फील्ड एजेंसीज। नेक्स्ट है टू मेंटेन कनेक्शन बिटवीन सेंट्रल एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट। इनको क्या है कि सेंट्रल के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एंड अदर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ भी एक अच्छा कनेक्शन बनाए रखने के लिए ये काम करते हैं। उसके बाद ये डील्स विद द मैटर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट। जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, ट्रांसफ़र है, प्रमोशन करना है, राइट, जितने भी सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं स्टेट के, उनका ये मैनेज करते हैं। उसके बाद जो इमरजेंसी कंडीशंस कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट क्या होता है? एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है ये, ठीक है। जैसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पॉलिटिकल हेड चाहिए, ठीक है। सेक्रेटरीट को फॉलो करते हुए जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। बाकी जो दो थे वो क्या करते हैं? पॉलिसी मेकिंग में काम करते हैं, लेकिन डायरेक्टरेट क्या करता है? वो रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन के। उन्होंने पॉलिसी बना दी लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? हमें डायरेक्टरेट चाहिए, ठीक है। तो इसमें डिविजनल कमिश्नर होते हैं। जैसे उत्तराखंड के 2 डिवीज़न है, राइट, कुमाऊं एंड गढ़वाल, जिनको मंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें डिविजनल कमिश्नर चाहिए, ठीक है, जो अपने अपने सर्कल में यानी कि अपने अपने मंडल में पीस, ऑर्डर एंड रेवेन्यू को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो 2 सर्कल्स हैं यहाँ पे, कुमाऊं के लिए अलग कमिश्नर होगा एंड गढ़वाल के लिए क्या होगा? अलग कमिश्नर होगा। फिर ये जो सर्कल है इनके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। तो जितने भी 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अपने अपने सेपरेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आ जाते हैं ब्लॉक, तहसील। तो फिर ब्लॉक के अलग ऑफिसर्स होते हैं, तहसील के तहसीलदार्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं। ओके, इसके बाद है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में इसका जो आर्टिकल है 170 के अंदर है कि लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सारे स्टेट्स को ये चॉइस दी जाती है कि वो बाई कैमरल रहना चाहते हैं, बाई कैमरल या यूनी कैमरल। ओके,
तो बाईकैमरल एंड यूनिकैमरल का मतलब ये है कि यूनिकैमरल में क्या होता है, एक स्टेट में सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अगर बाईकैमरल वो चूज़ करते हैं, बाईकैमरल में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है विधानसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है विधान परिषद। ठीक है, यूनिकैमरल जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पे सिर्फ विधानसभा ही होगा एंड बाईकैमरल जो होंगे उनमें विधानसभा भी होगा एंड विधान परिषद दोनों होंगे। ओके, तो ये चीज़ है। ओके, तो इसके बाद इसमें जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए, इसमें 60 से कम नहीं होने चाहिए एंड 500 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, बट ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ठीक है, उसके बाद इसके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिनको वोटिंग के द्वारा 18 प्लस जो हो गए हैं वो वोटिंग के द्वारा इनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये इनका जो टर्म होता है 5 इयर्स का होता है। विधानसभा में 10 मेंबर्स की प्रेजेंस जो होती है वो बहुत मैंडेटरी होती है। इसके जो मेंबर्स हैं वो 10 से लेस नहीं होनी चाहिए किसी भी सेशन के लिए। इसके बाद जो विधानसभा का सेशन होता है वो एटलीस्ट ईयर में 2 बार करवाया जाता है और उन 2 सेशन के बीच का जो गैप है वो 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, विधानसभा को लोअर हाउस बोला जाता है एंड फर्स्ट चैम्बर बोला जाता है। ये टेम्परेरी हाउस होता है एंड इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको एमएलए बोला जाता है। वैसे ही जो दूसरा विधान परिषद होता है उसमें वो अपर हाउस होता है एंड उसे सेकंड चैम्बर बोलते हैं। ओके, एंड उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको MLC बोला जाता है। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे उसमें MLA बोला जाता है तो इसका मतलब यही है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, इसके बाद ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तराखंड में जो है वो यूनिकैमरल टाइप है, लेकिन उत्तराखंड में भी 2 विधानसभा हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में 2 विधानसभा हैं और 2 ऐसी और स्टेट्स हैं जिसमें 2 विधानसभा हैं, जैसे कि महाराष्ट्र एंड जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेट की फॉर्मेशन से पहले यहाँ जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसमें 22 सीट्स थी एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में 9 सीट्स थी। 9 नवंबर 2001 को ये सीट बढ़ा के 70 कर दी गई। ओके, जिसमें से 70 में से 15 सीट्स क्या थी, रिजर्व थी, 13 फॉर SC। अब वो 13 कहाँ कहाँ रिजर्व थी, 3 सीट्स हरिद्वार से रिजर्व थी, 1 देहरादून, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल एंड अल्मोड़ा से एक सीट रिजर्व थी SC कैंडिडेट के लिए। ओके, बागेश्वर एंड पिथौरागढ़ से भी 2 सीट्स ST के लिए रिजर्व थी फ्रॉम चक्राता एंड नानकमत्ता। नानकमत्ता भी उधम सिंह नगर में ही है। ठीक है, तो ये 15 सीट्स रिजर्व थी इन कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद जो फर्स्ट इंटीरियम विधानसभा बना उसमें 30 मेंबर्स थे। ओके, उस टाइम बीजेपी की मेजोरिटी थी। 9 नवंबर 2000 को सेम इंटीरियम गवर्नमेंट बनी। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ सुरजीत सिंह बरनाला, जो कि फर्स्ट गवर्नर थे उत्तराखंड के एंड फर्स्ट CM यहाँ के बने ND तिवारी। 29 अक्टूबर 2001 को जब ND तिवारी ने रेजिग्नेशन दे दिया, ओके, तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के सेकंड CM बने टिल 2 मार्च 2002 और उस टाइम इस असेंबली के स्पीकर थे प्रकाश पंत। ओके, उसके बाद फर्स्ट सेशन जो स्टार्ट हुआ 9 जनवरी 2001 को फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ। फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए। पहले तो इनको ऐसे ही सेलेक्ट किया जाता था। ठीक है, जो फर्स्ट सेशन जो मेनली स्टार्ट हुआ वो 9 जनवरी 2001 को स्टार्ट हुआ एंड फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन जो हुआ वो 14 फरवरी 2002 को हुआ। ठीक है, जिसमें कांग्रेस को 36 वोट्स मिले, बीजेपी को 19, BSP को 7, कुछ निर्दलीय भी थे एंड 5 अदर्स थे। ठीक है, उसमें से क्या किया,
कांग्रेस जो अदर्स थे, कुछ अदर्स मेंबर्स थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो कांग्रेस के सीट्स कितने हो गए, 40 सीट्स हो गए। ओके, तो इनकी मेजोरिटी हो गई एंड ये जीत गए। तो 2002 मार्च में कांग्रेस के एमपी नारायण दत्त तिवारी यहाँ के फर्स्ट इलेक्टेड सीएम बने। एमपी नारायण दत्त तिवारी फर्स्ट इलेक्टेड सीएम बने, ठीक है। उसके बाद वो रामनगर के एमएलए भी बने, ठीक है। इस फर्स्ट सेशन में 4 वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इस टाइम जो विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थे वो थे यशपाल आर्या। नाउ नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। ओके, तो लोकसभा में और राज्यसभा में उत्तराखंड से कितनी सीटें मिलती हैं, तो लोकसभा में 5 सीट्स होती हैं उत्तराखंड से एंड राज्यसभा में 3 सीट्स होती हैं, ठीक है। अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल एंड हरिद्वार में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ओके, एक सीट एससी कैंडिडेट की अल्मोड़ा से सेफ है पार्लियामेंट के लिए। ओके, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो होता है लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। जो पार्टी जीती होती है उसके अलावा जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है, जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होती, ठीक है, लेकिन उनको भी सेम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है एज अ कैबिनेट लेवल मिनिस्टर को जो प्रोवाइड की जाती है उनको भी वही प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उनको भी फ्री फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि सेपरेट ऑफिस, सैलरी अलाउंस, फर्निश्ड एकोमोडेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उनको भी प्रोवाइड की जाती हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है, ये प्रोटेक्टर होते हैं सिटीजन्स के राइट के, ठीक है। ये थर्ड ऑर्गन है गवर्नेंस का, जिनका मेन फंक्शन ये होता है एक्सप्लेन द लॉ, लॉ को एक्सप्लेन करना, ठीक है। ये कंट्रोल करते हैं ओवर द लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव टू द एक्सटेंट दैट दीज बॉडीज वर्क बियॉन्ड द लेजिस्लेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जुडिशरी को प्रोटेक्टर बोला जाता है ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड विलिगेंट वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको बोला जाता है, ठीक है। स्टेट में, कंट्री में सबसे ऊपर जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, देन हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उनके नीचे फैमिली कोर्ट वगैरह आते हैं, ठीक है। तो स्टेट में जो सबसे टॉप मोस्ट रहता है वो रहता है हाई कोर्ट। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ये प्रोविंस है आर्टिकल 214 के अंडर, ठीक है। इसके अलावा सेवरल सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं अंदर हाई कोर्ट, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फैमिली कोर्ट होता है, ठीक है। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ होती हैं, लीगल सर्विसेज कमिटीज़ होती हैं, ये सारी किसके, हाई कोर्ट के अंडर आती है, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था नैनीताल में, ठीक है, एज द 20th हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री। ये 20th हाई कोर्ट था कंट्री का, ठीक है। एट प्रेजेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट इज 11, ठीक है। 11 पोस्ट सैंक्शन की है, जिसमें से 9 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, ओके, एंड 2 जो होते हैं वो एडिशनल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो है जस्टिस अशोक अभयंकर देसाई, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने थे, क्विक कोर्ट्स होते हैं ये, ठीक है। ये इसीलिए बने थे ताकि स्पीडी डिस्पोजल हो केसेस का, ठीक है। इसके बाद लोक अदालत अरेंज की गई इन द स्टेट, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद न्याय पंचायत होती है, न्याय पंचायत अंडर पंचायती राज एक्ट के अंडर हर स्टेट में न्याय पंचायत होनी चाहिए, ठीक है। ये उन केसेस को सुनते हैं जो 500 रुपीज़ से ऊपर के केसेस हैं। सपोज़ किसी ने चोरी की है 1000 रुपये की, ठीक है, तो 500 रुपीज़ से ऊपर के केसेस की ये सुनते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे
सर सैंटोनी मैकडोनल्ड, इन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ओके, तो कम से कम 100 ईयर ओल्ड है ये बिल्डिंग, ठीक है। इसके बाद होते हैं लोकायुक्त। लोकायुक्त यानी कि ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन का जो रूल है ये स्वीडन से लिया गया था, ठीक है, स्वीडन से, स्वीडन कंट्री है, उससे ये ओम्बड्समैन का रूल लिया गया था। एंड इंडिया में इसको लोकायुक्त या लोकपाल बोला जाता है, ठीक है। अब लोकायुक्त का काम क्या होता है? इसका काम होता है टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस रिलेटेड टू एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, करप्शन, माल प्रैक्टिस, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी कंप्लेन आई है इनके अगेंस्ट, ठीक है, करप्शन के अगेंस्ट, इन सारी चीज़ों को ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। इसका जो बिल पास हुआ था वो नवंबर 1, 2011 में हुआ था, ठीक है। अब न्यू लॉ के अकॉर्डिंग लोकायुक्त में एक चेयरमैन होना चाहिए एंड 5 मेंबर्स होने चाहिए। ये 7 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, 7 से ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट या चेयरमैन। इसमें से जो हाफ मेंबर्स हैं वो लीगल बैकग्राउंड होना चाहिए उनका विथ 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग हाफ है वो पब्लिक सर्विसेज में होने चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, विजिलेंस, ठीक है, जो करप्शन, गवर्नेंस, फाइनेंस, जर्नलिज्म, इन चीज़ों में काम कर चुके हैं, इनमें होने चाहिए। एंड इनका भी 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 3 विंग्स होते हैं लोकायुक्त के। एक होता है इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, एक होता है प्रोसिक्यूशन ब्रांच और एक होता है जुडिशियल ब्रांच, ठीक है। लोकायुक्त क्या है? कभी भी नोटिस भेज सकता है, किसी के भी अगेंस्ट उनको कंप्लेन आई है तो कोई भी मैटर हो सकता है, वो उसके अगेंस्ट वो एक्शन ले सकता है और आपके या किसी के भी घर पे नोटिस वो भेज सकता है, ठीक है। तो ये सारा था लोकायुक्त के बारे में, जुडिशरी के बारे में, गवर्नर, सीएम, ये सारी चीज़ें आज हमने डिटेल में डिस्कस करी हैं, ठीक है। ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें से कुछ प्री के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें पंचायती राज सिस्टम आता है, ठीक है। टिल देन, थैंक यू।